ISO 12100 2010 ISO 12100 ये क्या कहता है? इसके अंदर ये इंस्पेक्शन और ओवरऑल जो क्वालिटी है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और साथ कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करते हुए इंस्पेक्शन की जाती है, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल का काम किया जा रहा होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, प्रिंसिपल्स एंड मेथडोलॉजी फॉर अचीविंग सेफ्टी इन द डिज़ाइन ऑफ मशीनरी। जब भी कोई मशीनरी तैयार की जा रही होती है, कोई भी मशीन तैयार की जाती है, उसके लिए ये क्या करता है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, कुछ टर्म्स वगैरह के उसके अंदर जो सेफ्टी से रिलेवेंट कुछ टर्म्स हैं, फिर उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसके लिए मेथड्स जिसके थ्रू उसकी क्वालिटी को अचीव किया जा सकता है, वो ये क्या कर रहा होता है, स्पेसिफाई करता है। इट स्पेसिफाइज प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशन करता है। दरवाज़ा पीछे बंद कर दो। रिस्क असेसमेंट उसको स्पेसिफाई करता है एंड टू हेल्प इन इंक्लूड इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट, रिस्क एसोसिएटेड विद मशीनरी। इंसिडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, मशीनरी के साथ जुड़े हुए कौन से ख़तरात हो सकते हैं। प्रोसीजर्स आर डिस्क्राइब्ड फॉर आइडेंटिफाइंग हैज़र्ड्स एंड एस्टिमेटिंग एंड एवलुएटिंग रिस्क, के हैज़र्ड को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, उसकी एवोल्यूशन कैसे करनी है और उसको किस तरह वहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कैलकुलेट करना, उसको कंट्रोल करना है। एंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ हैज़र्ड, और खतरात को किस तरह वहाँ से ख़त्म करना है और रिस्क को किस तरह रिड्यूस करना है। इन चीज़ों के बारे में क्या करता है, ये गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज़ आल्सो इंटेंडेड टू बी यूज एज अ बेसिक फॉर प्रिपरेशन ऑफ टाइप बी एंड टाइप सी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। टाइप बी और टाइप सी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनके लिए भी क्या कर रहा होता है, ये बेसिस प्रोवाइड कर रहा होता है, या उसके लिए भी वहाँ पे डिफरेंट टर्म्स वगैरह में बता रहा होता है। इट डज नॉट डील्स विद रिस्क एंड डैमेजेस टू डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। तो ISO ये जो होगा, तो इसके अंदर जो रिस्क आपके इंक्लूडेड हैं, जिनके अंदर आपका इन्वायरमेंट वगैरह आ जाता है, या आपकी प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती है, या आपकी बाकी जो चीज़ें आ जाती हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे होते। जस्ट इसके अंदर जो आपकी मशीन से रेलिवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मशीन को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती हैं, उसके अंदर जो ख़तरात हैं उनके बारे में क्या करेगा, ये डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। Normative references. The following references documents are indispensable for the application of this document. For dated reference only the edition cited applies. अब इसके ऊपर जो नॉर्मेटिव रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अब जिस तरह हमने देखा कि ISO 12100 2010, अब ये जो स्पेसिफाइड है, ये जब तक इससे नेक्स्ट स्टैंडर्ड नहीं आ जाता, जैसे ISO 45000 2018 भी चल रहा है, अब 2018 वाला जो चल रहा है, तो उससे पीछे जो 2015 वाला था वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा, 2018 वाला होगा। इसी तरह इसके अंदर वो कह रहा है कि रेफरेंस के अंदर जो आपकी वहाँ पे डेट यूज़ हुई होती है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग ही आप इस स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन आ गई है, नया स्टैंडर्ड आ गया है, तो अब आप इसको स्किप कर देंगे और उसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर टर्म्स एंड डेफिनेशंस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मशीनरी के अंदर सबसे पहले वर्ड आपकी जो डेफिनेशन आ जाती है, मशीन। मशीन क्या होती है? असेंबली, मतलब डिफरेंट चीज़ों को जोड़ के एक आपकी असेंबली बनाई जाती है। एक फिटेड विद और इंटेंडेड टू बी फिटेड विद अ ड्राइव सिस्टम, उसको ऐसे फिट किया जाता है या उसको ऐसे फिट करना होता है जिसके थ्रू उसको रन किया जा सके। लिंक पार्ट्स और कंपोनेंट्स, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके कंपोनेंट्स वगैरह उनको आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो एक एक्टिविटी प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। एटलीस्ट वन विच मूव्स, इसके अंदर एटलीस्ट एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो कि इसको क्या करे, मूव करे, जिस तरह मोटर वगैरह होती हैं, प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट चीज़ें। एंड विच आर जॉइंट टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और फिर उसको बाकी पार्ट्स के साथ जोड़ा जाए ताकि वहाँ पे स्पेसिफिक जो वर्किंग है वो परफॉर्म कर सके। देन सेकेंड वर्ड आ जाता है इसके अंदर रिलायबिलिटी। तो सेकंड चीज़ आ जाती है इसके अंदर रिलायबिलिटी।
Ability of a machine or its component or equipments to perform a specific or required function under specified conditions. Reliability का मतलब होता है जब आप एक किसी मशीन को तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं कि हाँ जिस काम के लिए हमने इसको बनाया वो कर सकते हैं. जैसे ड्रिल मशीन है, अब ड्रिल मशीन का काम क्या है? ड्रिलिंग करना. अब उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी? जब आप ड्रिलिंग परफॉर्म करेंगे वो विदाउट एनी वहाँ पे इशू वो ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देगी. या लैपटॉप है, ये भी एक मशीन है. अब इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी कि जब आप इसको ऑन करेंगे प्रॉपर ऑन होगा, जो वर्किंग आप करना चाहते हैं जो इसके अंदर फंक्शंस मौजूद हैं वो काम करेंगे. Then maintainability, ability of a machine to be maintained in a state which enable it to fulfill its functions under conditions. Maintainability का मतलब ये होता है अगर इसके अंदर किसी लेवल का कोई माइनर डिफेक्ट वगैरह आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, अब आप उसको क्या करेंगे? वापस इम्प्रूव करेंगे, ठीक करेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर वापस आ जाएगी. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मेंटेनेबिलिटी. मतलब जिस तरह मेंटेनेंस करना, गाड़ी है ना, तो गाड़ी को आप क्या करते हैं? उसकी मेंटेनेंस करते हैं. क्या? ऑयल चेंज करवाना, उसके टायर्स वगैरह को चेंज करना, उसकी जो ब्रेक सिस्टम है उसको वापस इंप्रूव करना. ये तमाम जो चीज़ें हैं ये क्या किसके अंदर आ जाती हैं? उसकी मेंटेनेबिलिटी के अंदर आ जाती हैं. तो ये एबिलिटी होती है किसी भी मशीन की कि उसको अगर मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी तो उसके जो फंक्शंस है वो वापस नॉर्मली परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे. मीन वो अपनी ओरिजिनल जो स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर उसने काम करना था उसके अंदर वो रिस्टोर हो जाएगी. Usability, ability of a machine to be easily used owing to among others properties or characteristics that enable its functions to be easily understood. उसके बाद जो मशीन बनाई जाती है तो यूज़ेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए कि मतलब अब ये ना हो कि आगे आप कस्टमर को पहुंचा दें और कस्टमर उसको यूज़ करना ही ना जान सके, उसे यही ना पता चले इसे ऑन कैसे किया जाएगा, इसे ऑफ कैसे किया जाएगा, इससे हमने प्रोडक्शन करनी है वो किस तरह करनी है. वो यूज़ेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए. यूज़ेबिलिटी यही होगा कि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी उसके अंदर खसूसियात मौजूद होंगी जिनको एक बंदा ईजीली वहाँ पर समझ पाएगा और उनके अकॉर्डिंग उसको रन कर पाएगा. देन नेक्स्ट वन आ जाता है हार्म. हार्म क्या होता है? फिजिकल इंजरी और डैमेज टू हेल्थ. हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना. जब मशीन का कोई पार्ट वगैरह वहाँ से आपका इजेक्ट हो जाता है या उसके अंदर कोई इशू वगैरह हो जाता है और उसकी वजह से कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है या आपकी प्रॉपर्टी को या आपके प्रोडक्ट को नुकसान पहुँचता है, उसको हम किसका नाम देते हैं? हार्म का नाम दे रहे होते हैं. हैज़र्ड क्या होता है? हैज़र्ड मीन पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म. वो चीज़ जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा है उसे हम किसका नाम देते हैं? हैज़र्ड का. कोई भी चीज़ जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नाम दिया जाएगा हैज़र्ड का. अब जो टर्म हैज़र्ड है तो इसको कैन बी क्वालिफाइड इन ऑर्डर टू डिफाइन इट्स ओरिजिन. फॉर एग्जांपल मैकेनिकल हैज़र्ड्स. अब ये जो हैज़र्ड्स हैं तो ये अपनी जो टर्म है तो ये अपनी डिफरेंट इसके आगे आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं. जिस तरह मैकेनिकल हैज़र्ड है, बायोलॉजिकल हैज़र्ड है, केमिकल हैज़र्ड है, ऑर्गेनाइजेशन हैज़र्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं. ये डिफरेंट इसके क्या आ जाते हैं? हैज़र्ड्स आ जाते हैं. अब मशीन के अंदर कौन कौन से होते हैं हैज़र्ड्स? मैकेनिकल हैज़र्ड होते हैं, उसके अंदर जो फ्रिक्शन वगैरह होती है, वाइब्रेशन वगैरह होती है. फिर इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड होते हैं, उसके अंदर ये करंट वगैरह लग सकता है. या उसके अंदर जो नेचर ऑफ पोटेंशियल हार्म है, जिस तरह इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या कटिंग है, कटिंग हैज़र्ड है, टॉक्सिक हैज़र्ड है या फायर हैज़र्ड. ये हैज़र्ड क्या होते हैं? जो कि आपको नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रख रहे होते हैं अगर उसके अंदर ये चीज़ हो जाती है. अब हैज़र्ड जो होते हैं तो इनको प्रॉपरली अगर देखा जाए तो इसकी कुछ और डेफिनेशन भी की जाती हैं कि इज़ परमानेंटली प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंटेंडेड यूज़ ऑफ अ मशीन, कि ये मशीन के इस्तेमाल के दौरान हमेशा मौजूद होता ही है. अब ऐसा नहीं होगा कि आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर हैज़र्ड रिमूव हो जाए. जब मशीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक का हैज़र्ड मौजूद है. जब मशीन वहाँ पे आपकी ग्राइंडिंग का काम कर रहा है तो उसके कटिंग का हैज़र्ड मौजूद है. जब मशीन कोई प्रोडक्ट बना रही है, केमिकल वगैरह बना रही है, उसको प्रोसेस कर रही है, उसके अंदर से टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह गैसेस वगैरह रिलीज़ होने का हैज़र्ड वहाँ पे मौजूद होता है. तो हैज़र्ड मशीन के अंदर वहाँ पे कंटिन्यूसली रहता है, परमानेंट वहाँ पे रहता है. कैन अपीयर अनएक्सपेक्टेडली. और ये क्या होगा कि आपके सामने हर टाइम मौजूद नहीं होगा. अपीयर कब होगा? जब आप कोई भी वायलेशन करेंगे, जब आप उसको ओवरलोड करेंगे या आप उसके अंदर मटेरियल को प्रॉपरली वहाँ पे कवर नहीं कर रहे या उसका जो सिस्टम है मैन्युफैक्चर की जो जितनी भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके बाद ये हैज़र्ड क्या कर सकता है कि वहाँ पे आपके सामने अपीयर हो सकते हैं. तो इसलिए फिर क्या किया जाता है कि इन हैज़र्ड्स वगैरह को भी कंट्रोल करना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर मशीन्स की जो फंक्शनिंग है उसको इफेक्टिवली इनेबल करना होता है. रेलिवेंट हैज़र्ड का मतलब क्या होगा? रेलिवेंट मतलब जो चीज़ उसके साथ मुताबिकत रखती है, जो चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है वो रेलिवेंट हैज़र्ड होगा. अब ऐसा नहीं है. रेलिवेंट हैज़र्ड क्या है कि अब
अगर हमारे पास एक मशीन है, उसकी काम क्या है कि उसका काम ये है कि उसका काम है क्रशिंग करना, चीज़ों को तोड़ना, बिल्कुल ग्राइंडिंग करना। अब उसके अंदर कौन कौन से हैज़र्ड हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड हो सकते हैं और साथ उसमें से जो पार्टिकल वगैरह रिलीज़ होना वो हैज़र्ड हो सकता है। अब उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि टॉक्सिक हैज़र्ड भी होगा। अब टॉक्सिक जो हैज़र्ड है मतलब उसमें से कोई गैसेज वगैरह जहरीली गैसेज निकल जाना, ये हैज़र्ड जो उससे रेलिवेंट नहीं होगा, ये केमिकल से रेलिवेंट होता है। तो इसीलिए जो रेलिवेंट हैज़र्ड का मतलब ये होगा कि द हैज़र्ड विच इज़ आइडेंटिफाइड एज बीइंग प्रेजेंट एट और एसोसिएटेड विद द मशीन, कि जो हैज़र्ड उस जगह पे मौजूद है या उस मशीन के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। हो गया। उसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंट हैज़र्ड। सिग्निफिकेंट हैज़र्ड कौन सा होगा? हैज़र्ड विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज रेलिवेंट एंड विच रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एक्शन बाय द डिज़ाइनर टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क अकॉर्डिंग टू द रिस्क असेसमेंट। अब रेलिवेंट के बाद आपका सिग्निफिकेंट हैज़र्ड वो हैज़र्ड जिसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि वो रेलिवेंट है, अब उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नॉर्मली वहाँ पे कंटिन्यू किया जा सके। उसको हम क्या नाम देते हैं? सिग्निफिकेंट हैज़र्ड। This term is included as basic terminology for type B या type C standards। ये type B और type C के जो standards हैं उनके अंदर इस टर्म्स को यूज़ किया जाता है। अब सिग्निफिकेंट हैज़र्ड कैसे है? अगर एक इलेक्ट्रिकल मशीन, आपकी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है, तो अब आपने देखा कि उस इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन है तो उसके अंदर अर्थ हो रहा है, करंट आपको लग रहा है। अब आपको पता चल गया कि अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर करंट। अब आप देखेंगे क्या जो वायरिंग उसकी या उसकी वजह से करंट उसके अंदर आ रहा है या वहाँ पर कोई दूसरी वायर है। जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अब आप कोशिश करेंगे उस इलेक्ट्रिकल जो शॉक के चांसेस है उसको वहाँ पे रिड्यूस किया जाए, उस करंट सोर्स को वहाँ से एलिमिनेट किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। देन आ जाता है हैज़ार्डियस इवेंट। हैज़ार्डियस इवेंट कौन सा होता है? ऐसा इवेंट जिसके अंदर जो हैज़र्ड है वो एक्सपोज्ड हो जाता है और किसी पर्सन को वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहा होता है, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद होता है कि वो नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसा इवेंट जिसके अंदर कोई ये चीज़ एक्टिविटी हो जाए, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, एक मशीन है तो वो क्या कर रही है, आप उसकी वजह से आपको करंट लग रहा है, जैसे आप उसको टच कर रहे हैं वो करंट लग रहा है, तो ये जो इवेंट होगा या उसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है तो वो हैज़ार्डियस इवेंट होगा। तो हैज़ार्डियस इवेंट जो होते हैं तो ये मोस्टली शॉर्ट पीरियड के अंदर वहाँ पे अकर हो जाते हैं और जो इनकी रेंज जाती है लॉन्ग टाइम तक जाती है। स्टार्टिंग तो एकदम से हो जाती है लेकिन जो इनको कंट्रोल करना वो हो सकता है कि शॉर्ट टाइम से लॉन्ग टाइम के दरमियान काफ़ी टाइम आपका इसके अंदर लग सकता है। देन आ जाता है हैज़ार्डियस सिचुएशन। हैज़ार्डियस सिचुएशन का मतलब क्या होगा? सर्कमस्टांसिस इन विच अ पर्सन इज एक्सपोज टू एटलीस्ट वन हैज़र्ड। कि हैज़ार्डियस सिचुएशन का मतलब ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो वर्कर है एटलीस्ट एक हैज़र्ड्स के कनेक्शन के अंदर आया हुआ है, मीन आग लगी हुई है या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट है या वहाँ पे टॉक्सिक फ्यूम्स हैं या कोई केमिकल हैज़र्ड है उसके कनेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या होगा? हैज़ार्डियस सिचुएशन होगी। हैज़र्ड जोन कौन सा होगा? वो एरिया जहाँ पे वो हैज़र्ड मौजूद है उसे हम हैज़र्ड जोन का नाम देंगे, जिसको डेंजर जोन का नाम भी दिया जाता है। वो जगह जहाँ पे एक पर्सन मौजूद है और उसे जो हैज़र्ड है, जो खतरा है, उससे कोई नुकसान पहुँच सकता है या उसके कनेक्शन में जा रहा है। रिस्क क्या होगा? रिस्क इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हार्म, कि कितने चांसेस हैं कि कोई नुकसान हो सकता है, एंड सिवियरिटी ऑफ दैट हार्म, और अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो किस लेवल का होगा। इन दोनों चीज़ों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास रिस्क आता है। जैसे एक मशीन है जो कि आपकी क्या कर रही है कि उसमें अर्थ आ रहा है, अब वो अर्थ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उसके अंदर कोई कैपेसिटर की वायर उसके साथ टच हो रही है तो वो हल्का फुल्का उसके अंदर करंट फील होगा, वो अब क्या होगा? रिस्क आपका कम है, उसकी वजह से आपको नुकसान को इतना नहीं पहुंच रहा, लेकिन उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसी की जगह दूसरा सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर मेन वायर मशीनरी के साथ वहाँ पे क्या हो गई है? बेयर होकर टच हो गई है। अब जैसे ही वहाँ पे पर्सन टच करेगा उसे ज़ोर से करंट लगेगा और उसे इंजरी भी होगी। अब ये जो इंसिडेंट है ये क्या होगा? आपका ये जो काम है ये ज़्यादा क्या हो गया है? रिस्की हो गया। पहले वाले में रिस्क क्या था? कम था, मीन था कि हमें हो सकता है कि ये रिस्क आगे बढ़ जाए, लेकिन दूसरे के अंदर जब भी जैसे ही हमने देखा एक करंट लग रहा है और उसकी वजह से बंदे को इंजरी भी बड़े लेवल की हो रही है, तो वो जो आपका लेवल आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इसी तरह रिस्क को कम वहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा था कि रिस्क लेवल जो है वो लो है या हाई है। उसके बाद रेजिडुअल रिस्क का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी रिस्क को कंट्रोल करते हैं,
जैसे वायर की एग्जांपल दिया है, वायर को आपने क्या कर दिया, उसको कवर कर दिया, टेप वगैरह कर दी, उसको वापस आपने कनेक्शन वगैरह अच्छे से कर दिए और फिर आपने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद जो अब रिस्क वापस बचा हुआ है कि हाँ अगेन फ्यूचर के अंदर अगर हम कोई लापरवाही करते हैं तो फिर इसकी वजह से कोई इंसिडेंट हो सकता है, वो रेजिडुअल रिस्क होगा। मेन रिस्क कभी भी आपकी लाइफ से एंड नहीं होगा। एग्जाम्पल, बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, क्यों कि बिल्डिंग के अंदर बैठेंगे, टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करेगा, कोई चीज़ सर पे नहीं लग जाएगी, लेकिन ज़लज़ला थोड़ा तेज़ हो जाए तो बिल्डिंग भी ऊपर गिर सकती है। तो ये क्या होता है, रिस्क है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाहर निकलूँगा तो गिर के लग जाएगी, घर पे बैठे हुए हैं दीवार गिर गई तो उससे भी लग सकती है। आप कहते हैं कि मैं किसी इलेक्ट्रिकल वर्क को नहीं करूँगा, करंट लग सकता है, तो कोई इलेक्ट्रिकल वायर ही आप बाहर गुजर रहे थे, ऊपर से तार टूटी, वो आपको लग गई, करंट लग गया। मीन ये जो चीज़ें हैं किसी भी लेवल पे किसी भी टाइम पे आपको क्या हो सकता है, इनके साथ वहाँ पे इनको सामना करना पड़ सकता है। तो रिस्क के लिए आप मेजरमेंट्स तो लेते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है, वेदर कंडीशंस हैं और जो आपके कंकर वगैरह हैं, कांटे वगैरह, ये आपको अफेक्ट ना करें। तो अब ये जो चीज़ होती है इसके लिए मेजरमेंट्स लेते हैं, आप इसको कंट्रोल तो कर रहे होते हैं लेकिन कभी भी इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक? काफ़ी है।